हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो चलिए समझते हैं क्या होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखिए, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो पहले हम ये समझते हैं क्या होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है कि किसी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना एक दिए हुए कंडीशन के अकॉर्डिंग। वो कंडीशन क्या होता है कि वो कंडीशन ये है कि एक इवेंट ऑलरेडी हो चुकी होती है। जैसे समझिए कि आपके पास दो इवेंट है, एक इवेंट ए और एक इवेंट बी है, और बोला गया ये कि इवेंट बी जो है ऑलरेडी हो चुकी है, इवेंट बी हो चुकी है, तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना ही कहलाता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी से। मतलब ये हुआ कि इवेंट बी इज ऑलरेडी अकर, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज डिनोटेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। ठीक है, हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एक इवेंट बी है आपके पास, एक इवेंट ए है, और इवेंट ए हो चुकी है, इवेंट ए हो चुकी है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज डिनोटेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। इसका मतलब ये है कि इवेंट ए ऑलरेडी अकर, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज डिनोटेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, दिस इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। मतलब ये कि किसी एक इवेंट हो चुकी है तो दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना ही कराता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। मतलब ये कि इवेंट ए हो चुकी है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर फाइंड कर रहे हैं तो ये कहलाएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सिमिलरली इवेंट बी अगर हो चुकी है, अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड कर रहे हैं तो कहलाता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। इसका मतलब ये है कि इवेंट बी ऑलरेडी अकर, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज डिनोटेड बाई ए बाई बी। सिमिलरली भी हम यह भी कर सकते हैं कि इवेंट ए इज ऑलरेडी अकर, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज डिनोटेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। ठीक है, और इसका फॉर्मूला कितना होता है, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, मतलब ये कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का मतलब ये हुआ कि इवेंट बी ऑलरेडी अकर, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज डिनोटेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। इसका जो फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है, और अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाता है। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला कुछ ऐसे अप्लाई कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए और अपॉन कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होता है। तो दिस इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आई होप आप लोग मेरी इतनी बातें समझ गए होंगे। चलिए आगे देखिए, वही चीज़ें मैंने यहाँ लिखी हुई है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में। क्या लिखा मैंने, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है कि लेट ए एंड बी आर टू इवेंट्स, लेट ए एंड बी आर टू इवेंट्स, देन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए, यानी कि ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी व्हेन बी हैज़ ऑलरेडी अकर, यानी कि इवेंट बी ऑलरेडी हो चुकी है, और डिनोटेड बाई, कैसे डिनोट करते हैं हम इसको, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी से डिनोट किया जाएगा। मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी सॉरी इवेंट बी ऑलरेडी अकर, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज डिनोटेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, और इसका जो फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का जो फॉर्मूला है आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाता है। अगर मैं सवाल ऐसे कह देता कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए बताइए, बी बाई ए, तो इसका हम फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए और अपॉन कितना लिखते, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखते हैं। मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन इवेंट ए ऑलरेडी अकर। इसका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन इवेंट बी ऑलरेडी अकर, यानी कि इवेंट बी पहले से हो चुकी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर फाइंड करना है तो लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, फॉर्मूला हम ऐसे अप्लाई करते हैं। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉरी इवेंट ए अगर हो चुकी होती है तो प्रोबेबिलिटी अगर बी निकालनी होती है, हम फॉर्मूला ऐसे अप्लाई कर लेते हैं। आई होप आप लोग को इतनी बातें समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है आपके पास, देखिए अब ये जो फॉर्मूला यहाँ पे जनरेट किया मैंने, ये जनरेट ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है। एग्जांपल क्या है आपके पास कि टॉसिंग 3 कॉइन्स, यानी कि 3 कॉइन को टॉस किया गया है। ठीक है, अगर आप 3 कॉइन को टॉस करोगे तो सैंपल स्पेस कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, हेड हेड हेड, टेल टेल टेल, टेल हेड सॉरी हेड हेड टेल, या हेड टेल हेड, या टेल हेड हेड, या टेल टेल हेड, या टेल हेड टेल, या हेड टेल टेल बनेगा। ये सिंपल स्पेस है आपके पास। यानी कि अगर मैं सिंपल स्पेस की बात करने जाऊँ तो सिंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होंगे आपके पास, होंगे आपके पास 8 एलिमेंट्स।
आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि सभी जो सिंपल पॉइंट्स हैं ये सब की प्रोबेबिलिटी सेम है, यानी कि सब की अकरेंस जो है प्रोबेबिलिटी वो सब की सेम होने वाली है। ठीक है, तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितने हो गए, 8 हो गए। और दो मैंने इवेंट यहाँ पे कंसिडर कर रखा है, एक इवेंट ई है और एक इवेंट एफ है। तो इवेंट ई क्या है आपके पास, एटलीस्ट 2 हेड्स, इवेंट ई क्या है आपके पास, एटलीस्ट 2 हेड्स। और इवेंट एफ क्या है आपके पास, फर्स्ट क्वाइन शो टेल, फर्स्ट क्वाइन शो टेल। ठीक है, तो हम यहाँ बात कर लेते हैं भाई इवेंट ई के बारे में। तो इवेंट ई क्या बोल रखा आपको कि एटलीस्ट 2 हेड, यानी कि कम से कम 2 हेड आने चाहिए, कम से कम 2 हेड आए चाहे 2 से ज़्यादा हेड आ जाए। तो ये भी चलेगा मेरे को, हेड 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 भी आ सकता है। ठीक है, फिर हेड हेड टेल आ सकता है ये वाला, फिर ये भी आ सकता है आपके पास, हेड टेल हेड आ सकता है, फिर टेल हेड टेल आ सकता है। ठीक है, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपसे पूछा गया कम से कम 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड करने का मतलब कम से कम 2 हेड या 2 से अधिक भी चलेगा मेरे को। तो इवेंट ई कितना आ गया, इतने सारे। यहाँ पे अगर नंबर ऑफ ई की बात करने जाएँ तो नंबर ऑफ ई यहाँ पे कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गए। ठीक है, और एफ इवेंट क्या बोला आपको कि फर्स्ट क्वाइन शो टेल, यानी कि जो पहला क्वाइन है वो टेल को शो करेगा। तो पहला क्वाइन में टेल कहाँ पे है, तो टेल पहला यहाँ पे है, फिर टेल कहाँ पे है, यहाँ पे है, फिर टेल यहाँ पे, फिर टेल यहाँ पे। तो ये सारे जो सिंपल पॉइंट्स होंगे वो आपके इवेंट्स के, इवेंट एफ के एलिमेंट्स हो जाएंगे, यानी कि टी 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 हो जाएंगे, और क्या होंगे, टी एच एच हो जाएंगे, और क्या होंगे, टी टी एच होंगे, और क्या होंगे, टी एच टी होंगे, इतने होंगे। अगर मैं यहाँ पे बात करने जाऊँ तो नंबर ऑफ एफ कितने हो गए होंगे आपके पास, 4 हो गए होंगे। अब यहाँ से समझिएगा क्या सवाल किया गया आपसे कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन इवेंट एफ ऑलरेडी अकर, यानी कि आपको इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जब इवेंट एफ ऑलरेडी हो चुकी है। तो इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ से डिनोट किया जाता है इसको। ठीक है, मतलब ये कि इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है जब इवेंट एफ ऑलरेडी हो चुकी होती है। अब यहाँ से मतलब इसका समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे पहले ही बोल रखा है क्वेश्चन में कि आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालनी है व्हेन इवेंट एफ ऑलरेडी अकर, यानी कि एक इवेंट हो चुकी है तब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फाइंड करनी है। ठीक है, यानी कि एक इवेंट अगर हो चुकी है, अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फाइंड करने जा रहे हैं तो जो इवेंट ई के लिए जो सिंपल स्पेस रहेगा वो सिंपल स्पेस काम करेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, हम सिंपल स्पेस से अब यहाँ से काम नहीं करने वाले, क्योंकि यहाँ पे पहले ही बोल रखा है कि आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फाइंड करनी है। कहाँ से फाइंड करनी है, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो चुकी है। ठीक है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो है वो ई के लिए क्या बन जाएगा, सिंपल स्पेस की तरह काम करेगा। ठीक है, तो हम जो भी काम करेंगे हम सब यहाँ से काम करने वाले हैं, समझे। तो क्या बोला इसने कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन इवेंट एफ ऑलरेडी अकर, यानी कि आपको इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जब इवेंट एफ अकर हो चुका हो। ठीक है, तो देखिए, तो हमें ई की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और ये पहले से ही हो चुका है, ये पहले से ही हो चुका है। मतलब ये जो एफ जो इवेंट है वो ई इवेंट के लिए सिंपल स्पेस की तरह काम करेगा। ठीक है, तो हम जो भी काम करेंगे यानी कि ई की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी तो हम यहाँ से फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ई की प्रोबेबिलिटी क्या बोलता था, ई क्या बोलता था कि एटलीस्ट 2 हेड। ठीक है, एटलीस्ट 2 हेड। तो हम ये जो इवेंट ई है हम एटलीस्ट ई सॉरी एटलीस्ट 2 हेड जो ढूंढेंगे वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉरी इवेंट एफ से ढूंढने वाले हैं, एटलीस्ट 2 हेड। तो एटलीस्ट 2 हेड कहाँ पे है बताइए। अगर मैं सवाल ये करूँ कि एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड की अगर बात करने जाऊँ, चूँकि एफ जो है इवेंट वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के लिए सिंपल स्पेस की तरह काम करेगा। सवाल यही कहा था कि एटलीस्ट 2 हेड, यानी कि जो इवेंट एफ है उसमें एटलीस्ट 2 हेड कहाँ पे है, तो आपके पास ये है टी एच एच, सॉरी टी एच एच है आपके पास, टी एच एच। ठीक है, ये हुआ। तो सवाल क्या कहा था आपसे कि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालिए जब इवेंट एफ ऑलरेडी हो चुकी है। मतलब ये कि प्रोबेबिलिटी एफ सॉरी जो इवेंट एफ है आपके पास वो ई के लिए सिंपल स्पेस की तरह काम करेगा, यानी कि हम जब कभी भी हम फाइंड कर रहे होंगे ई की प्रोबेबिलिटी वो हम कहाँ से फाइंड करेंगे, इवेंट एफ से फाइंड करेंगे, क्योंकि ये इवेंट ऑलरेडी हो चुकी है। और सवाल यही कहा गया था कि एटलीस्ट 2 हेड निकालिए, कहाँ से,
जब इवेंट एफ हो चुकी है, यानी कि ये काम करेगा सिंपल स्पेस की तरह, तो हमको यहाँ से एटलीस्ट 2 हेड ढूंढने थे। तो जब मैंने इवेंट एफ को लिखा तो एटलीस्ट 2 हेड यहाँ पे थे, तो लिखा मैंने THH, और हमको निकालना था प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई एफ। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई एफ यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कहाँ से? ठीक है, इसके लिए सिंपल स्पेस कौन सा हो गया? इसके लिए सिंपल स्पेस बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉरी इवेंट एफ बन गया भाई। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं? 1। और इसमें जो सिंपल स्पेस है आपके पास, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4। तो 1/4 इसकी हो जाएगी। ठीक है, यानी कि इवेंट ई की जो प्रोबेबिलिटी होगी जब इवेंट एफ अगर ऑलरेडी हो चुकी होगी तो होगी 1/4। और इसको मैं जनरलाइज कर सकता हूँ, यहाँ से मैं फॉर्मूले को डिराइव कर सकता हूँ। समझिएगा, जो 1 है वो 1 बेसिकली क्या है, जो THH मैंने लिखा हुआ है बेसिकली है क्या? THH वो E और F का इंटरसेक्शन है। वो जो E और F का क्या है भाई? इंटरसेक्शन है। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ E इंटरसेक्शन F। आई होप आप लोग मेरी बातें समझ रहे होंगे। तो ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई एफ आप लोगों ने निकाला इवेंट एफ को सिंपल स्पेस मानते हुए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E को फाइंड किया, तो आया कितना भाई? 1/4। तो क्या मैं 1 को ऐसे लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन F, नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन F। और जो 4 है, 4 किसका एलिमेंट है? देखिए 4 कहाँ पे है? नंबर ऑफ F, यानी कि F में जो एलिमेंट्स है वो कितना आपके पास? 4 है। तो क्या मैं F की सॉरी 4 की जगह पे लिख सकता हूँ नंबर ऑफ F। ठीक है, अगर मैं दोनों यानी कि नोमिनेटर को और डिनोमिनेटर को अगर हम नंबर ऑफ सिंपल स्पेस से डिवाइड कर ले तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यानी कि नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन F और अपॉन कितना? नंबर ऑफ S कर देता हूँ, और यहाँ पे नंबर ऑफ F और अपॉन कितना? नंबर ऑफ S कर देता हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या मैं इस पूरे टर्म को ऐसे भी लिख सकता हूँ? नंबर ऑफ S से नंबर ऑफ S कैंसिल आउट। ठीक है, अब यहाँ समझिए कि नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन F बटा नंबर ऑफ S किसके बराबर होगा? ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F के बराबर। और ये किसके बराबर होगा? ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ F के बराबर। ठीक है, टोटल फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो ये भी एक इवेंट है आपके पास। ठीक है, और इस इवेंट में अगर हम सिंपल स्पेस से सिंपल स्पेस के एलिमेंट से अगर डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? प्रोबेबिलिटी बन जाएगा भाई। तो ये क्या होगा आपके पास? प्रोबेबिलिटी हो गया, और ये भी क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो गया। ठीक है भाई, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई एफ का जो फॉर्मूला मैंने डिराइव किया हुआ वो कैसे आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F और अपन कितना हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ F हो गया। तो इस तरह से फॉर्मूले को जनरलाइज कर सकते हैं, हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो याद करना हो तो हम सिमिलरली डायरेक्ट हम ऐसे याद कर सकते हैं कि अगर किसी एक इवेंट एफ जो ऑलरेडी हो चुकी है और दूसरे इवेंट ई की अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ से फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, और ये फॉर्मूला कैसे आया अभी मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है, एक मैंने एग्जाम्पल लेकर। ठीक है, आई होप आप लोग की इतनी बातें समझ में आई होगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या आपके पास? इस फॉर्मूले को याद रखिए, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ठीक है, और इसी फॉर्मूले पे सारे क्वेश्चन डील करने वाले हैं हम लोग। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो क्वेश्चन करते समय काम आएंगे। तो पहला नोट्स क्या है आपके पास कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बाई एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई एफ इक्वल टू कितना भाई? 1। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंपल स्पेस व्हेन इवेंट एफ इज ऑलरेडी अकर, या प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई एफ यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन इवेंट एफ ऑलरेडी अकर इक्वल टू कितना भाई? 1 होता है। आप इसको समझ भी सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी अगर एस बाई एफ अगर निकालने जाऊँ तो बाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से मैं इसको कैसे अप्लाई कर सकता हूँ? प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ और प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना भाई? एफ। ठीक है, ये एस जो है वो सिंपल स्पेस है और एफ जो है इवेंट है। ठीक है, और जो इवेंट एफ है वो आता है सिंपल स्पेस से ही, यानी कि इसका हर एक एलिमेंट्स यहीं पे रहने वाला है। तो अगर मैं इन दोनों को इंटरसेक्शन करने चले जाऊँ तो क्या मिलेगा आपके पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ही आएगा, और यहाँ यानी कि इसका जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा? एफ ही आएगा, और यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आ जाएगा। ये कैंसिल आउट कितना आ जाएगा भाई? 1 आ जाएगा। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई एफ, अगर मैं एफ बाई एफ करने जाऊँ बाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो हम कैसे अप्लाई करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, और अपॉन कितना? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ लिखेंगे, और एफ में अगर एफ के साथ इंटरसेक्शन कर दें तो मिलेगा एफ ही मिलेगा भाई। तो मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ और अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ।
तो ये कैंसिल आउट कितना आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा। यानी कि सिंपल स्पेस का प्रोबेबिलिटी व्हेन इवेंट एफ इज ऑलरेडी अकर इक्वल टू 1, या प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन इवेंट एफ इज ऑलरेडी अकर इक्वल टू कितना भाई, 1 होता है। इसको याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन करते समय काम आते हैं। ठीक है, और क्या है नोट्स, और ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बाई एफ इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई एफ होता है। यानी कि ए यूनियन बी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी व्हेन इवेंट एफ ऑलरेडी अगर का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई एफ होता है। ठीक है, अब फिर क्या वो लिखा हुआ है यहाँ पे कि व्हेन इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या डिसजॉइंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के के बारे में मैंने बता रखा है पिछले वीडियो में प्रोबेबिलिटी के बेसिक प्रोबेबिलिटी के बारे में कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट करने का मतलब यह है कि दो इवेंट ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कराते हैं जब इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना हो जाए भाई, 5 हो जाए। ठीक है, तो सवाल क्या था यहाँ पे कि जब ए और बी अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाए, यानी कि ए और बी में अगर कोई भी एलिमेंट्स कॉमन ना हो, यानी कि डिसजॉइंट हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला होता है बाई एफ का जो फॉर्मूला होता है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई एफ होता है। क्यों कि भाई इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं होगा, जब कॉमन नहीं होगा तो इन दोनों का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा ये वाला। अब रही बात ये कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी ए यूनियन बी बाई एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई एफ कैसे होता है उसके बारे में समझते हैं। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, अगर मैं लिखूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बाई एफ, अगर मैं इसको बाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से अप्लाई करने जाऊँ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अभी मैंने आप लोगों को बताया ये कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का जो फॉर्मूला होता है आपके पास वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और अपॉन कितना होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है। तो सिमिलरली आप इसको भी तोड़ लीजिए, आप इसको समझ लीजिए ए, इसको समझ लीजिए बी। तो अगर मैं इसके हिसाब से अगर इसको एक्सपेंड करने जाऊँ तो क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ और अपॉन कितना लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ लिख सकते हैं। ठीक है, बाय दिस। अब आगे बढ़िए, आगे क्या है देखिए, आगे इसको हमें एक्सपेंड करना है तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिंग लॉ। तो हम कैसे अप्लाई करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ और अपॉन कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, मैंने इस पूरे टर्म को बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से मैंने एक्सपेंड कर दिया। मैं इस पूरे टर्म को ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, यानी कि एक बार जाएगा इंटरसेक्शन एफ और ए में, एक बार जाएगा इंटरसेक्शन एफ और बी में, मैंने किया यहाँ पे। ठीक है, और मैंने पिछली वीडियो में मैंने ये फार्मूला बताया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। मैंने ये पिछली वीडियो में आपको बताया था बेसिक प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो क्या मैं इसको समझिए ए, इसको समझिए पूरे टर्म को बी, इस पूरे टर्म को समझिए ए, इस पूरे टर्म को समझिए बी। तो क्या मैं इस पूरे टर्म को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ और अपॉन भी कितना रहेगा आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ रहेगा। आई होप आप लोग को इतनी बातें समझ में आई होगी। मैंने इसको सिर्फ एक्सपेंड किया है इस फॉर्मूले पे, मैंने इसको समझा ए, इसको समझा बी, इसको समझा ए, इसको समझा बी, अब मैंने ए यूनियन बी पे मैंने एक्सपेंड कर दिया। तो ऐसे एक्सपेंड करते हैं, मैंने एक्सपेंड कर दिया भाई यहाँ पे। ठीक है, अब आगे बढ़िए, देखिए क्या मैं इस पूरे टर्म को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन एफ बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ फिर माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। देखिए एक और सवाल यहाँ पे कि क्या इस पूरे टर्म को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ भी इंटरसेक्शन, यहाँ भी इंटरसेक्शन और यहाँ भी इंटरसेक्शन, मैं तो इस पूरे टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ और अपॉन कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ लिख सकता हूँ। मैं इस पूरे टर्म को ऐसे लिख सकता हूँ
क्यों? क्योंकि भाई सब में तो इंटरसेक्शन नहीं था, तो मैंने ऐसे कर लिया भाई, ठीक है। अब देखिए आगे, क्या मैं इस पूरे टर्म को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई एफ पी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई एफ पी प्लस सॉरी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई एफ, ठीक है। और यही था आपका फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला था भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन कितना एफ का, ठीक है। तो ये होता है फॉर्मूला आपके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई एफ का फॉर्मूला होता है, ठीक है। और देखिए आप लोग ये समझ गए होंगे कि भाई मैंने इस पूरे टर्म को ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि अभी मैंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर ए बाई बी को हम कैसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और अपॉन कितना लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर मैं इस पूरे टर्म को ऐसे लिख सकता हूँ, सॉरी इस पूरे टर्म को अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो क्या मैं इस पूरे टर्म को ऐसे नहीं लिख सकता क्या, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ के मैं लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई एफ, जहाँ बी है वहाँ पर आपको एफ दिख रहा होगा, ठीक है, और जहाँ ए है वहाँ पे ए ही दिख रहा होता है। मैं इस पूरे टर्म को ऐसे लिख सकता हूँ, इस पूरे टर्म को भी मैं लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई एफ, और यहाँ पे लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एफ लिख सकता हूँ। तो ये हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बाई एफ का फॉर्मूला। आई होप आप लोगों को इतनी बातें समझ में आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या आपके पास समझते हैं, देखिए तो क्या ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कम्प्लीमेंट अपॉन एफ इक्वल टू 1 माइनस पी अपॉन 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ का एफ होता है, ठीक है। तो अब ये समझते हैं कि ये कैसे आया होगा भाई, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कम्प्लीमेंट एफ हमें क्या प्रूफ करना है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ प्रूफ करना है, ठीक है। यानी कि ई कम्प्लीमेंट एफ सॉरी ई कम्प्लीमेंट बाई एफ का जो फॉर्मूला होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखिए कैसे प्रूफ डिस्कस करेंगे। क्या प्रूफ करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कम्प्लीमेंट बाई एफ का जो फॉर्मूला है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ होता है, देखिए। और अभी मैंने एक फॉर्मूला आप लोगों को बताया, क्या फॉर्मूला मैंने बताया आप लोगों को, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बाई एफ का जो वैल्यू होता है वो होता है 1 के बराबर। अभी मैंने जस्ट बताया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस व्हेन इवेंट एफ ऑलरेडी अकर का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है भाई, 1 के बराबर होता है। और समझते हैं यहाँ पे, देखिए तो क्या मैं सैंपल स्पेस को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ई यूनियन ई कम्प्लीमेंट, ई यूनियन ई कम्प्लीमेंट अब बटा कितना भाई एफ इक्वल टू 1। मैं सैंपल स्पेस को ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। आप समझने के लिए सेट थ्योरी से समझ सकते हैं, आप इसको समझ लीजिएगा यूनिवर्सल सेट, और मैं यूनिवर्सल सेट को मैं लिख सकता हूँ ई यूनियन ई कम्प्लीमेंट, ठीक है। यानी कि आप सिंपल स्पेस को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन ई डैश, और अभी मैंने एक फॉर्मूला भी जस्ट बताया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बाई एफ का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई एफ होता है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई एफ होता है और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई एफ होता है। ये होता है फॉर्मूला। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखिए बाई दिस क्या लिखने वाला हूँ हम लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश बाई एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ई कम्प्लीमेंट बाई सॉरी एफ, एक मिनट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ई कम्प्लीमेंट बाई एफ इक्वल टू कितना भाई 1 आएगा। मैंने इस पूरे टर्म को इस तरह से एक्सपेंड कर लिया। अब देखिए द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कम्प्लीमेंट बाई एफ। अब देखिए इसका जो वैल्यू होगा ना वो 0 होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ई इंटरसेक्शन विथ ई कम्प्लीमेंट होगा 0। देखिए ई का मतलब आपके पास कोई इवेंट है और ई कम्प्लीमेंट करने का मतलब है कि एक ऐसा इवेंट जिसमें ई का एलिमेंट्स नहीं हो, तो इन दोनों में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं हो पाएगा। जब इन दोनों में कोई भी एलिमेंट्स अगर कॉमन नहीं हो पाएगा तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि इस पूरे टर्म का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। तो क्या होगा आपके पास 1 आ जाएगा।
अगर मैं इस पूरे टर्म को उधर भेज दूँ तो क्या मिलेगा आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कम्प्लीमेंट बाई एफ का जो फॉर्मूला होगा आपके पास वो होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ होगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कम्प्लीमेंट बाई एफ इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ होता है। आई होप आप लोग को इतनी बातें समझ में आई होगी, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है, क्वेश्चन करते समय ये काफ़ी काम आते हैं। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या आपके पास वो समझते हैं। अभी क्वेश्चन करने के लिए अब क्वेश्चन को डील करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कैसे डील करेंगे, क्वेश्चन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपका पहला सवाल है, देखिए समझते हैं कैसे क्वेश्चन को डील करने वाले हैं। चलिए समझते हैं। देखिए तो सवाल आपका ये है, सवाल क्या आपके पास कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा 7/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा 9/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दे रखा 4/13, तो फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी फाइंड करना है। आप लोगों ने अभी जस्ट फॉर्मूला पढ़ा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और अपॉन कितना होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दे रखा कितना 4/13, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दे रखा 9/13, ये 13 से 13 कैंसिल आउट तो कितना मिल जाएगा 4/9। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग डील करने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास, देखिए सवाल क्या है आपके पास कि फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रेन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रेन आर बॉयज़ गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, ठीक है। गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय कहने का मतलब है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इवेंट है ये हो चुकी है। गिवन डेट का मतलब है हो जाना, ठीक है, ठीक है। तो क्या बोला गया कि ए फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रेन, ठीक है, यानी कि एक फैमिली के पास 2 चिल्ड्रेन है, एक बॉय और एक गर्ल। तो सिंपल स्पेस कैसे बनेगा भाई, या तो दोनों बॉय हो सकते हैं, या तो दोनों गर्ल हो सकते हैं, या तो एक बॉय एक गर्ल हो सकते हैं, या गर्ल और बॉय हो सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल स्पेस हो गए, यानी कि नंबर ऑफ फेस कितने हो गए भाई 4 हो गए यहाँ पे, ठीक है। अब क्या बोला कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज़, यानी कि एक इवेंट हम ये मान लेते हैं, इवेंट ये क्या है आपके पास कि बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज़, बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज़, यानी कि दोनों चिल्ड्रन बॉयज़ होने चाहिए। तो इवेंट क्या होगा, दोनों चिल्ड्रन बॉयज़, यानी कि सिर्फ ये आएगा बी और बी आएगा, ठीक है। गिवन डैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, कहा गया है कि गिवन डैट यानी कि एक इवेंट ऐसा है एफ, गिवन डैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉयज, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉयज, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, यानी कि कम से कम एक बॉय होना चाहिए। अगर मैं इवेंट एफ निकालने फाइंड करने जाऊँ तो क्या है, कम से कम एक बॉय होना चाहिए, कम से कम एक बॉय, ठीक है भाई। तो ये कम से कम एक, अधिक से अधिक 2 भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, और क्या होगा बताइए, बी जी हो सकता है, और क्या होगा जी भी हो सकता है, ये। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एफ कितने हो गए भाई, नंबर ऑफ एफ यहाँ पे हो गए 1 2 3 3 हो गए आपके पास, ठीक है। अगर मैं यहाँ से नंबर ऑफ ई की बात करने जाऊँ, नंबर ऑफ ई, तो नंबर ऑफ ई कितने हो गए आपके पास, ओनली 1 हो गए, ठीक है। ये टोटल एक ही है आपके पास, ठीक है। ठीक है, आई होप आप लोग ये क्वेश्चन समझ में आएगा। क्या क्वेश्चन था कि फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रेन, एक फैमिली के पास 2 चिल्ड्रेन था, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रेन्स आर बॉयज़, यानी कि आपको बॉयज़ होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। कब फाइंड करनी है, जब एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, जब दो कम से कम एक बॉय हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2 इवेंट कंसिडर कर लिया, कौन सा, बोथ द चिल्ड्रेन आर बॉयज़, बोथ द चिल्ड्रेन आर बॉयज़, ठीक है। तो क्या मिलेगा, बी भी होगा, और गिवन डैट यानी कि ये एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, यानी कि ये इवेंट पहले ही हो चुकी है। अगर गिवन डेट लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इवेंट है ये ऑलरेडी हो चुकी है। तो एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉयज, यानी कि एटलीस्ट वन ऑफ देम,
मतलब ये हुआ कि कम से कम एक बॉय होने चाहिए, कम से कम एक बॉय या ज़्यादा से ज़्यादा दो हो सकता है भाई। तो बी बी हो जाएगा, बी जी हो जाएगा, जी बी हो जाएगा, यानी कि एन एफ कितना आ गया 3। हमें क्या निकालनी है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, ठीक है, यानी कि हमको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, यानी कि जो इवेंट एफ है वो ऑलरेडी हो चुकी है, तो हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, अभी आप लोगों ने पढ़ा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई कितना होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ होता है, ठीक है। और हमें ई इंटरसेक्शन एफ निकालना पड़ जाएगा, तो मैं यहाँ निकाल लेता हूँ। अगर मैं ई इंटरसेक्शन एफ निकालने जाऊँ तो जो दोनों में कॉमन होगा उसको लिखना पड़ेगा, तो दोनों में कॉमन कौन, सिर्फ बी बी कॉमन है आपके पास, तो यहाँ बी बी आएगा, बी बी, ठीक है। अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करने जाऊँ, प्रोबेबिलिटी, ठीक है भाई, तो कितना होगा इसके पास एक एलिमेंट्स तो 1, ठीक है। चूँकि ये इक्वली लाइकली इवेंट्स थे तो सबकी प्रोबेबिलिटी सेम होगी, तो यहाँ 1 बाई कितना भाई, सैम्पल स्पेस कितने थे इसके पास 4, तो 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितने हो गए 1/4, तो यहाँ हो गए 1/4 हो गए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ फाइंड करने जाऊँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ नंबर ऑफ एफ कितने आपके पास 1 2 3 3, और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने भाई 4, 3/4, तो यहाँ आएंगे 3/4, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल आउट कितने आ जाएंगे आपके पास 1/3। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई व्हेन इवेंट एफ ऑलरेडी अकर। आई होप आप लोगों की इतनी बातें समझ में आई होगी, कैसे मैंने क्वेश्चन को डील किया, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास वो समझते हैं, एक मिनट, देखिए नेक्स्ट सवाल ये है आपके पास। नेक्स्ट समझते हैं इसको। देखिए सवाल बहुत अच्छे हैं। क्या है सवाल कि 10 कार्स नंबर्ड 1 to 10 आर प्लेस्ड इन ए बॉक्स mixed up thoroughly and then one card is drawn randomly. If it is known that the number of on the card is more than 3, what is the probability that it is an even number? What is the probability that it is an even number? ठीक है, सवाल क्या है आपके पास कि 10 कार्ड्स नंबर 1 to 10 आर प्लेस्ड इन ए बॉक्स, यानी कि एक बॉक्स है आपके पास और इसमें 1 से लेकर 10 तक कोई नंबर को रख दिया गया है। अगर मैं यहाँ से एक कार्ड चूज करूँ तो क्या क्या सिंपल स्पेस आएगा उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। यानी कि नंबर ऑफ जो सिंपल स्पेस होने वाले हैं, या सिंपल स्पेस की बात अगर करने जाएं तो सिंपल स्पेस क्या क्या मिलेगा आपके पास, 1 से लेकर कहाँ तक मिलेगा भाई 10 तक मिलेगा, 10 तक। तो नंबर ऑफ एस कितने हो जाएंगे भाई 10 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, ठीक है। तो और क्या क्या है, मिक्स अप क्या बोला गया कि मिक्स्ड अप थ्रोली एंड रेंड एंड देन वन कार्ड इज ड्रॉन रेंडमली, यानी कि यहाँ से एक कार्ड निकाला गया। इफ इट इज़ नोन डैट द नंबर ऑन द कार्ड इज मोर देन 3, यानी कि इट इज़ नोन डैट, देखिए यहाँ पे इट इज़ नोन डैट लिखा गया है, मतलब ये कि ये इवेंट ऑलरेडी हो चुकी है। कौन सी इवेंट हो चुकी है कि नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3, तो मैं एक इवेंट एफ ले लेता हूँ जो मोर देन 3 का है, मोर देन 3 का। तो मोर देन 3 का अगर बात करने जाऊँ तो यहाँ पे एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, 7 8 9 और कितने होंगे भाई 10 होंगे। और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर, और हमें इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो कि आपके पास इवन नंबर हो। तो इवन नंबर क्या होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है और क्या भाई 10 होता है, ठीक है। तो क्या सवाल था कि आपको इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब इवेंट एफ ऑलरेडी अकर है। सवाल में लिखा हुआ है कि इट इज़ नोन डैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज़ मोर देन 3, यानी कि ये जो इवेंट है ये ऑलरेडी हो चुकी है। तो आपको किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ एन इवन नंबर, यानी कि आपको इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी। तो मैंने एक इवेंट एफ मान लिया था जो ऑलरेडी हो चुका है। किसका इवेंट एफ था भाई मोर देन 3 का, और हमें इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी किसकी भाई इवन नंबर की। तो इवन नंबर इतने सारे होते हैं, यानी कि हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन इवेंट एफ ऑलरेडी अकर, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ निकालनी है आपको, ई बाई एफ, ठीक है। और इसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड करते हैं, आप लोगों को पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ होता है और अपॉन कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ होता है, ठीक है। तो आपको पहले निकालना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो मैं यहाँ पर निकालता हूँ ई इंटरसेक्शन एफ,
समझिएगा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं ई इंटरसेक्शन एफ करने जाऊँ, दोनों में कॉमन क्या रहेगा बताइए? 4 कॉमन होंगे, 6 कॉमन होंगे, 8 कॉमन होंगे और 10 कॉमन होंगे। यानी कि कितने होंगे कॉमन? 4, 6 और 8, और कितने होंगे? 10 कॉमन होंगे। अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करने जाऊँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो इसमें कितने फेवरेबल आउटकम्स में? 4, और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने थे आपके पास? 10, तो यहाँ के 4/10 4/10 आ गए, ठीक है। अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की बात करने जाऊँ तो एफ में कितने एलिमेंट्स बताइए? 1 2 3 4 5 6 7, तो यानी कि यहाँ हम यहाँ भी निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालने जाऊँ तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 फेवरेबल आउटकम्स है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने थे आपके पास? 10, तो 7/10 हो गए। तो यहाँ लिख दूंगा मैं 7/10। ये 10 से 10 कैंसिल आउट, तो कितने हो जाएंगे आपके पास? 4/7 हो जाएंगे। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द गिवन इवेंट, ठीक है। आई होप आप लोग को इतनी बातें समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या है समझिए, देखिए नेक्स्ट सवाल ये है आपके पास, देखिए in a school there are 100 students out of which 430 are girls. It is known that out of 430 10% of the girls study in class 12. What is the probability that students chosen randomly studies in class 12 given that the chosen student is a girl? कहा गया ये कि इन ए स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट्स, यानी कि किसी स्कूल में अगर 1000 स्टूडेंट्स है, आउट ऑफ विच 430 आर गर्ल्स, यानी कि 1000 में से 430 गर्ल्स है, और इट इज़ नोन डैट आउट ऑफ 430 10% ऑफ द गर्ल्स स्टडी इन क्लास 12, यानी कि 430 में से का 10% कहाँ पे पढ़ता है भाई? क्लास 12 में पढ़ता है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डैट ए स्टूडेंट चूजन रेंडमली स्टडीज इन क्लास 12, यानी कि आपको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? चूजन रेंडमली स्टडीज इन क्लास 12, ठीक है। यानी कि आपको एक इवेंट ऐसे निकालनी है, यानी कि एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऐसे निकालनी है कि एक अगर स्टूडेंट को चूज करें, ठीक है, तो गिवन डैट द चूजन स्टूडेंट इज ए गर्ल, और ये दे रखा है कि जो चूज कर रहे हैं वो कैसा हो? वो लड़की हो, ठीक है। यानी कि मतलब ऐसे कि अगर आप किसी स्टूडेंट को चूज कर रहे हो और वो लड़की हो और वो क्लास 12 की स्टूडेंट हो, आपको ये निकालनी है आपको, ठीक है। सवाल ये है ना, इन ए स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट्स आउट ऑफ विच 430 आर गर्ल्स, यानी कि 1000 स्टूडेंट थे आपके पास, 1000 स्टूडेंट्स, ठीक है, और इसमें से 430 आपके पास गर्ल्स हैं, 430 गर्ल्स। जाहिर सी बात है अगर 430 गर्ल्स होंगे तो 570 कितने होंगे आपके पास? बॉयज़ होंगे। 570 क्या होने वाले हैं? बॉयज़, ठीक है। और 430 का कितना? भाई 10% क्लास 12 में पढ़ता है। 430 का 10% क्लास 12 में, यानी कितना पढ़ते हैं? 43 गर्ल्स पढ़ते हैं कहाँ पे? क्लास 12 में पढ़ते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट चूजन रेंडमली स्टडीज इन क्लास 12 गिवन दैट चूजन स्टूडेंट इज ए गर्ल, ठीक है। यानी कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी? इवेंट ई हम मान लेते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट चूजन रेंडमली स्टडीड, चूजन randomly studies in class 12। एक इवेंट ऐसा है, आपको इसकी इवेंट निकालनी है, यानी कि आप ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल लिए, ठीक है, जो क्लास 12 में पढ़ते हैं, और गिवन डैट चूजन स्टूडेंट इज ए गर्ल, यानी कि इवेंट एफ ऐसा है, कैसा भाई? चूजन स्टूडेंट इज ए गर्ल, ठीक है। यानी कि अगर इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कब? जब इवेंट एफ दे रखा हो, यानी कि इवेंट एफ ऑलरेडी हो चुकी है। मतलब ये हुआ कि आपको एक ऐसे स्टूडेंट को चूज करना है, यानी कि एक ऐसे स्टूडेंट को चूज करके प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है जो गर्ल हो और क्लास 12 में पढ़ती हो, ठीक है। तो देखिए, तो 430 गर्ल्स का 10% कहाँ पढ़ती है? क्लास 12 में, यानी कि 43 गर्ल्स कहाँ पढ़ती है? क्लास 12 में पढ़ती है। देखिए, यानी कि हमें निकालनी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ निकालनी है, ई बाई एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ करने का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ और अपन कितना होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ
एफ हो जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कहने का मतलब है कि लड़की भी हो और क्लास 12 में पढ़ती भी हो, लड़की भी हो और क्लास 12 में पढ़ती भी हो। तो लड़की है और क्लास 12 में पढ़ती है, तो कितने लड़की ऐसे हैं, कितने गर्ल्स ऐसे हैं जो क्लास 12 में पढ़ती हैं, कितने भाई 43। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन अगर एफ करने जाए तो क्या होगा बताइए, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यानी कि अगर दोनों में कितना आएगा बताइए, लड़की भी हो और क्लास 12 में पढ़ती भी हो, तो 43 लड़की है और जो क्लास 12 पढ़ती भी है। तो अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने जाऊँ तो मिलेगा 43 अपन कितना भाई 1000 आएगा। ठीक है, यानी कि 43 गर्ल्स इन दोनों में कॉमन होने वाले हैं और उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो 43 बता कितना आ जाएगा 1000। क्यों? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे आपके पास 1000 थे। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालनी है आपको। चूजन स्टूडेंट इज ए गर्ल, यानी गर्ल कितने थे आपके पास 430, यानी कि 430 गर्ल्स थे। अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने जाऊँ तो 430/1000 आएंगे। मतलब इसका वैल्यू कितना रहेगा आपके पास 43 अपन कितना 1000 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना होगा आपके पास एफ 430 अपन कितना भाई 1000। एक कैंसिल आउट तो क्या मिलेगा आपके पास 1/10 मतलब 0.1 आएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतनी बातें समझ में आई होगी कि मैंने क्वेश्चन को कैसे डील किया। ठीक है, फिर से समझ लीजिए सवाल क्या था आपके पास। सवाल ये था कि इन ए स्कूल देर आर 1000 स्टूडेंट्स आउट ऑफ विच 430 आर गर्ल्स। इट इज नोन दैट आउट ऑफ 430 10% ऑफ द गर्ल्स स्टडी इन क्लास 12। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट a student randomly स्टडी इन क्लास 12 गिवन दैट द स्टूडेंट स्टडी इज ए गर्ल। तो कहा गया ये कि किसी स्कूल में अगर 1000 स्टूडेंट है उसमें से 430 गर्ल्स थे और 430 गर्ल्स में इसका 10% जो है वो क्लास 12 में पढ़ता है। यानी कि कितने लड़कियां क्लास 12 में पढ़ती हैं 43 गर्ल्स क्लास 12 में पढ़ती हैं। अगर 430 गर्ल्स हैं 1000 में से तो जाहिर सी बात है 570 कितने वाले हैं बॉयज होने वाले हैं। ठीक है, तो क्या निकालना था आपको, निकालना था ये कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए चूजन रेंडमली स्टडीज इन क्लास 12। यानी कि उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है जब हम किसी क्लास 12 से अगर मैं एक बच्चे को चूज करूं तो वो लड़की ही हो। ठीक है, गिवन दैट चूजन स्टूडेंट इज ए गर्ल, यानी कि क्लास 12 से अगर एक बच्चे को फाइंड करना है या चूज करना है तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो लड़की ही हो। ठीक है, आपको ये फाइंड करना था। ठीक है, तो मैंने एक इवेंट ई मान लिया। इवेंट क्या मान लिया, चूजन रेंडमली स्टडीज इन क्लास 12, यानी कि क्लास 12 से कोई सी एक बच्चे को चूज किया गया, वो मैंने एक इवेंट मान लिया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉरी एफ की मैंने क्या मिला माना मैंने चूजन स्टूडेंट इज ए गर्ल, चूजन स्टूडेंट इज ए गर्ल, यानी कि गर्ल को चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या है सॉरी इवेंट मैंने मान लिया। ठीक है, तो निकालना क्या था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ निकालना था, यानी कि एफ इवेंट ऑलरेडी अकर था तो इवेंट ई निकालनी थी आपको। मतलब ये कि अगर आप क्लास 12 से अगर किसी बच्चे को अगर चूज कर रहे हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसकी वो लड़की ही हो, आपको ये फाइंड करना था। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ फाइंड करना था आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ फाइंड करना था। तो मैंने लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ करने का मतलब है कि कितनी लड़कियाँ ऐसी हैं जो दोनों में कॉमन होने वाले हैं। सॉरी कहाँ लिख दिया मैंने, एक मिनट आगे बढ़ गया क्या। एक मिनट एक मिनट, देखिए तो ई इंटरसेक्शन एफ कितना आएगा 43/1000, प्रोबेबिलिटी ऑफ भी कितना आएगा 430/1000। जब इसको सोल्व करूंगा कितना आ जाएगा 0.1 आ जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या है आपके पास, देखिए सवाल ये है, देखिए क्या है सवाल, ये समझिए कि ए डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, ए डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, इवेंट ए एंड बी आर डिफाइंड एज बिलो, 4 on the third throw or B 6 on the first and 5 on the second throw. To find the probability of A given that B as already occur, मतलब क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B फाइंड करना है। ठीक है, सवाल यही पूछा गया था कि आप इवेंट E की प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए जब इवेंट B ऑलरेडी हो चुकी हो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B कितना आएगा। ठीक है, तो देखिए एक डाई है जिसको 3 बार थ्रो किया गया है, 3 बार। अगर 3 बार थ्रो किया गया होगा तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने होंगे 6 × 6 × 6 होंगे और कितने होंगे 216 होंगे। ठीक है, और इवेंट ए कैसा है, इवेंट ए अगर मैं इवेंट ए की बात करूं, एक मिनट,
अगर मैं इवेंट ए की बात करूँ तो इवेंट क्या आपके पास 4 ऑन द थर्ड थ्रो। इवेंट एक ऐसा है कि थर्ड थ्रो पे आपको 4 आना चाहिए। तो क्या क्या हो सकते हैं भाई, या तो हो सकते हैं 1 1 4 हो सकते हैं, ठीक है, या 1 2 4 हो सकते हैं, ठीक है, या 1 3 4 हो सकते हैं, है ना। तीसरा थ्रो पे 4 आना चाहिए, तीसरा थ्रो पे 4, यही बोला था कि 4 ऑन द थर्ड थ्रो, तो 4 ऑन द थर्ड थ्रो। या ऐसे भी हो सकते हैं 1 4 4 हो सकते हैं, या ऐसे भी हो सकते हैं 1 5 4 हो सकते हैं, या ऐसे भी हो सकते हैं 1 6 4 हो सकते हैं, या ऐसे भी हो सकते हैं भाई 2 1 4 हो सकते हैं, 2 1 4, या 2 2 4 हो सकते हैं, या 2 3 4 हो सकते हैं, या 2 4 4 हो सकते हैं, या 2 5 4 हो सकते हैं, या क्या भाई 2 6 4 हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे कहाँ तक जाएंगे, ऐसे जाएंगे आप लोगों को कहाँ तक जाएंगे, 6 6 4 तक चले जाएंगे, ठीक है। 1 के लिए गया, फिर 2 के लिए गया, फिर 3 के लिए जाएगा, फिर 4 के लिए, फिर 5 के लिए, फिर 6 के लिए, यानी कि लास्ट कहाँ तक पहुँचेगा, 6 6 4 तक पहुँचेंगे। अगर मैं यहाँ से नंबर ऑफ़ ए की बात करने जाऊँ, नंबर ऑफ़ ए की बात करने जाऊँ, तो 6 यहाँ पे हैं, 6 2 के लिए आया, फिर 6 3 में आएगा, फिर 6 4 में, फिर 6 5 में, फिर 6 6 में, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ ए कितने हो जाएंगे बताइए, 6 इंटू 6 बोले तो 36 हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या है आपके पास इवेंट बी कैसा, तो इवेंट बी आपके पास है क्या, 6 ऑन द फर्स्ट एंड 5 ऑन द सेकेंड थ्रो, ठीक है। 6 ऑन द फर्स्ट यानी कि फर्स्ट थ्रो पे 6 होना चाहिए और सेकेंड थ्रो पे 5 होना चाहिए। तो कैसे होगा भाई, 6 5 1 हो सकता है, या हो सकता है 6 5 2 हो सकता है, या 6 5 3 हो सकता है, या 6 5 4 हो सकता है, या 6 5 5 हो सकता है, या 6 5 6 हो सकता है। तो ये है आपके पास इवेंट बी है आपके पास, ठीक है। आई होप आप लोग को इतनी बातें समझ में आ गई होगी कि मैंने क्या ऐसे लिखा भाई, ठीक है। मैंने सवाल को अकॉर्डिंग लिखा मैंने सारी चीज़ें, ठीक है। पहला क्या था आपके पास कि 4 ऑन द थर्ड थ्रो, यानी कि थर्ड थ्रो पे 4 आना चाहिए। तो थर्ड थ्रो पे 4 कैसे कैसे आ सकता है, 1 1 4 1 2 4 1 3 4 1 4 4 1 5 4 1 6 4 ऐसे भी हो सकते हैं। 2 1 4 2 2 4 2 3 4 2 4 4 2 5 4 2 6 4 आ सकते हैं, या 3 1 4 3 2 4 3 3 4 3 4 4 3 5 4 3 6 4 हो सकते हैं, या 4 से, या 5 से, या 6 से, लास्ट कहाँ तक पहुँचेंगे 6 6 4 जाएंगे। और जो इवेंट आपके पास बी थे वो थे 6 ऑन द फर्स्ट एंड 5 ऑन द सेकेंड थ्रो, यानी कि फर्स्ट थ्रो पे 6 आना चाहिए, सेकेंड थ्रो पे 5 आना चाहिए, तो मिलेगा 6 5 1 6 5 2 6 5 3 6 5 4 6 5 5 और 6 5 6 आ सकते हैं, ठीक है। ये हो गए। तो क्या सवाल पूछा था आपसे कि आप फाइंड कीजिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर। मतलब ये हुआ कि आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी है कब, जब इवेंट बी ऑलरेडी अकर हो चुकी है। तो इसका फॉर्मूला हम कैसे अप्लाई करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख लेंगे, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यानी कि दोनों में जब कॉमन करने जाएंगे तो दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, आप सोचिए। अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करने जाऊँ तो क्या मिलेगा, दोनों में कॉमन। यहाँ पे लास्ट में जितने भी मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं इवेंट्स ए में, सभी के लास्ट में कितने 4 हैं, ठीक है। और हमें इन दोनों में इंटरसेक्शन करने हैं, तो भाई सिर्फ यही वाला तो कॉमन आएगा 6 बाई 4, ये भी कॉमन नहीं आएगा, ये भी कॉमन नहीं आएगा, ये भी कॉमन नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, और नहीं ये भी आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसका लास्ट 6 है, इसका लास्ट 5, इसका लास्ट 3, इसका लास्ट 2, इसका लास्ट कितना भाई 1। तो दोनों में कॉमन क्या मिलने वाला है, सिर्फ 6 5 4 आने वाला है, यानी कि 6 5 4 आएगा भाई, ठीक है। अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करें जाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो कितना होगी बताइए। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं आपके पास, ये सारे एक ही एलिमेंट्स हैं, तो इसके पास 1 एलिमेंट्स, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने आपके पास 216, ठीक है। अब देखिए इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम ऐसे फाइंड कर सकते थे भाई कि ए इंटरसेक्शन बी कितना दे रखा था आपके पास 6 5 4 दे रखा भाई, और ये सारे एक ही एलिमेंट्स बेसिकली हैं। तो अगर इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं तो सबको जो आप लोग फार्मूला अप्लाई करते हैं नंबर ऑफ ई बटा कितना है नंबर ऑफ एस, हम ये फार्मूला से डिराइव मतलब प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। और नहीं तो आप ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को ये एक्जियोमेट्रिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी से किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना सिखाया हुआ है।
देखिए 654 आया है भाई, तो लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/6, 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 इंटू कितना 1/6, तो कितना होगा भाई 1/216। तो आप ऐसे भी फाइंड कर सकते थे, और जब ऐसे ही फाइंड करेंगे नंबर ऑफ ई बटा कितना नंबर ऑफ फेस, तो भी कितना आएगा 1/216 ही आएगा। ठीक है, तो ये रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करना होगा, तो बी में कितने एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6, तो अगर मैं यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालने जाऊँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो कितने होंगे भाई 6 अपॉन कितना भाई 216 होंगे, 6 अपॉन कितना 216। तो सबकी प्रोबेबिलिटी पता है आपको 1/216 और अपॉन कितना 6 अपॉन 216, एक कैंसिल आउट कितना मिलेंगे 1/6 हो जाएंगे। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चंस। ठीक है भाई, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए सवाल पढ़िए, सवाल बहुत ही अच्छे हैं। सवाल क्या है कि पास एक डाई इज थ्रोन ट्वाइस एंड द सम ऑफ नंबर्स अपेयरिंग इज ऑब्जर्व्ड टू बी 6। ठीक है, एक डाई को 2 बार थ्रो किया गया है, ठीक है, और द सम ऑफ नंबर्स अपेयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6, यानी कि एक ही इवेंट ऐसा है जिसमें समेसन कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। ठीक है, और व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 4 हैज़ अपीयर्ड एटलीस्ट वंस। कहा गया है कि आप उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए जिसमें 4 जो है 4 हैज़ अपीयर्ड एटलीस्ट वंस, 4 जो है कम से कम एक बार आता हो। तो मैं यहाँ पे एक इवेंट ई मान लेता हूँ, एक इवेंट ई 4 हैज़ अपीयर्ड, 4 हैज़ अपीयर्ड एटलीस्ट वंस, एटलीस्ट वंस। ठीक है, और एक इवेंट एफ जो हो चुकी है, क्या हो चुकी है भाई कि द सम ऑफ द नंबर्स अपेयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6, यानी कि सम ऑफ नंबर्स अपेयरिंग टू बी कितना 6। ठीक है, दो ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, यानी कि एक डाई को 2 बार थ्रो किया गया है, तो इसके सिंपल स्पेस की बात करने जाएंगे तो कुछ ऐसे आएगा भाई 1 1 होगा, 1 2 होगा, 1 3 होगा, 1 4 होगा, 1 5 होगा, और क्या 1 6 होगा, और लास्ट कहाँ तक जाएंगे बताइए, लास्ट होंगे 6 6 तक। ठीक है, लास्ट कहाँ तक होंगे आपके पास 6 6 तक होंगे, यानी कि सिंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होंगे आपके पास 36 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो पहला इवेंट क्या है आपके पास कि 4 हैज़ अपीयर्ड एटलीस्ट 1, यानी कि 4 जो है कम से कम एक बार आना चाहिए। तो जो अगर मैं इवेंट ई अगर लिखने जाऊँ इवेंट ई, तो कैसे लिखेंगे 4 कम से कम एक बार आना चाहिए, तो क्या क्या इवेंट इसमें आ जाएगा 1 4 आ सकता है, 2 4 आ सकता है, 3 4 आ सकता है, 4 1 आ सकता है, 4 2 आ सकता है, 4 3 आ सकता है, 4 4 आ सकता है, 4 5 आ सकता है, 4 6 आ सकता है, फिर 5 4 आ सकता है, फिर 5 नहीं 6 4 आ सकता है। सवाल यही था, इवेंट यही था कि 4 हैज़ अपीयर्ड एटलीस्ट वंस, यानी कि कम से कम एक 4 होना चाहिए। तो मैंने इवेंट ई के सारे एलिमेंट्स लिख दिया, और यहाँ पे इवेंट एफ क्या है कि सम ऑफ नंबर्स अपेयरिंग टू बी 6, यानी कि आपको वैसे सिंपल पॉइंट्स लिखने हैं ताकि दोनों का समेशन 6 के बराबर हो। तो क्या क्या होगा बताइए 1 5 हो सकता है, 2 4 हो सकता है, ठीक है, और 3 3 हो सकता है, 4 2 हो सकता है, और क्या भाई 5 1 हो सकता है। ये हुआ आपके पास। ठीक है, और क्या निकालना है, किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 4 अपीयर्ड एटलीस्ट वंस, यानी कि आपको इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन इवेंट एफ इज ऑलरेडी अकर, मतलब आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ निकालनी है। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, और अपॉन कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ लिखते हैं। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालना पड़ेगा, यानी कि ई और इंटरसेक्शन एफ यानी कि जो दोनों में कॉमन है उसका हमें निकालना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी। अगर मैं यहाँ पे ई इंटरसेक्शन एफ की बात करने जाऊँ तो दोनों में कॉमन क्या मिलेगा बताइए, ई और एफ में कॉमन क्या है, ई और एफ में देखिए 2 4 यहाँ पे, 2 4 यहाँ पे, 4 2 यहाँ पे, 4 2 यहाँ पे, और कुछ भी कॉमन नहीं आने वाले हैं, और कुछ भी कॉमन
नहीं आएंगे तो क्या होंगे आपके पास 2 4 और क्या होंगे आपके पास 4,2 होंगे। तो ये रहा आपका ई इंटरसेक्शन एफ। अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करने जाऊँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो कितने होंगे आपके पास बताइए। यहाँ है आपकी एलिमेंट्स 2 और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है आपके पास 36, तो क्या होंगे आपके पास 1/18 आ जाएंगे। ठीक है। अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की बात करने जाऊँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो एफ में कितने एलिमेंट्स 1 2 3 4 5, तो यहाँ होंगे आपके पास 5/36। ठीक है। तो ई इंटरसेक्शन एफ कितने होंगे 1/18। ठीक है। और एफ कितने होंगे 5/36। ठीक है। तो कितना आएगा जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो मिलेगा 2/5। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आप लोग को इतनी बातें समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या है आपके पास, देखिए सवाल ये है आपके पास, ये सवाल यहाँ तक है, यहाँ तक क्या है सवाल कि कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ ए टॉसिंग ए कॉइन, इफ द कॉइन सो हेड toss it again, but if it so tail then throw a die. Find the conditional probability of the event that the die show a number greater than 4। ठीक है, किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द डाई शो ए नंबर ग्रेटर देन 4 गिवन दैट देयर इज एट लीस्ट 1 टेल। ठीक है। तो पहले हम यहाँ सिंपल स्पेस निकाल लेते हैं। सिंपल स्पेस कैसे फाइंड करें, क्या है सवाल कि कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन, यानी कि एक कॉइन है आपके पास, इसको टॉस किया गया है। इफ़ द कॉइन सो हेड, जब कॉइन को टॉस करेंगे तो मिलेगा हेड या तो मिलेगा आपके पास टेल मिलेगा। तो सवाल क्या था कि इफ़ द कॉइन सो हेड टॉस इट अगेन, यानी कि हेड शो करेगा तो फिर से इसको टॉस कर दीजिए। अगर मैं फिर से टॉस करूँगा कॉइन को तो मिलेगा हेड और फिर क्या मिलेगा भाई, टेल ही आएगा। ठीक है। और इफ़ इट शो टेल देन ए थ्रो डाइस, यानी कि अगर जब टेल शो करता है तो हमें एक डाई थ्रो करना था। जब मैं डाई थ्रो करूँगा तो क्या मिलेगा आपके पास 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 और क्या हो सकता है भाई 6 हो सकता है। तो यहाँ से अगर मैं सिंपल स्पेस की बात करने जाऊँ, सिंपल स्पेस से क्या होगा, हेड हेड होगा आपके पास, हेड हेड क्या होगा आपके पास, हेड टेल होगा, या होगा टेल 1, या होगा आपके पास टेल 2, या होगा टेल 3, या टेल 4, या टेल 5, या टेल 6 हो जाएगा। ठीक है। आप यहाँ समझ सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी सिंपल स्पेस में जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं हैं। तो अगर मैं इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर यहाँ से अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड करना होगा तो हम अप्लाई करेंगे एक ज्योमेट्रिक अप्रोच, जो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बेसिक प्रोबेबिलिटी मैंने सिखाया हुआ था कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है। और देखिए जो आप लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ना, नंबर ऑफ इवेंट और नंबर ऑफ फेस, ये फॉर्मूला हम तभी अप्लाई कर पाते हैं जब सारे एलिमेंट्स की प्रोबेबिलिटी सेम हो, यानी कि इक्वली लाइकली आउटकम्स हो, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। लेकिन जहाँ पे इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं हो, यानी कि सारे एलिमेंट्स की प्रोबेबिलिटी आने की जो पॉसिबिलिटी है वो इक्वल नहीं हो, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करते हैं। हम जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं बाय एक ज्योमेट्रिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी से फाइंड कर लेते हैं। और मैंने पिछली वीडियो में सिखाया हुआ है कि कैसे भी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं बाय एक ज्योमेट्रिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी से। ठीक है। तो मैंने सिंपल स्पेस निकाल लिया। सवाल क्या था आपके पास कि फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, ऑफ द इवेंट दैट द डाई शो ए नंबर ग्रेटर देन 4, यानी कि एक इवेंट ई मान लेता हूँ, डाई शो नंबर ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4। ठीक है। हमें इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब डाई जो है 4 से बड़ा शो करेगा। तो 4 से बड़ा क्या क्या शो करेगा बताइए, 4 से बड़ा T5 और T6 होगा भाई। तो क्या होगा, इवेंट T5 और कितना भाई T6 हो गया। ठीक है। 4 से बड़ा तो यही सारे नंबर है ना, T5 और T6, बाकी सब तो छोटे हैं। ठीक है। और ये कब निकालनी है, गिवन डैट, यानी कि ये इवेंट हो चुकी है, कौन सी इवेंट हो चुकी है कि देयर इज एटलीस्ट 1 टेल, यानी कि कम से कम एक ही टेल हो। तो टेल कहाँ कहाँ पे बताइए, टेल यहाँ पे है, तो हेड टेल हो गया भाई। फिर टेल ये सारे हैं आपके पास, टेल 1 यानी कि ये सारे ये भी आएंगे एटलीस्ट 1 टेल, और ये सारे आ जाएंगे। तो टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5 और टेल 6 हो गए। ठीक है। ये हो गए। अब देखिए
हमें क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालनी है। कब निकालनी है, जब इवेंट एफ ऑलरेडी हो चुकी है। तो अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने जाऊँ तो लिखूँगा मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ लिखूँगा मैं। और इसकी फॉर्मूला क्या होता है भाई, फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ होता है। ठीक है, तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ निकाल लेता हूँ, मैं यहाँ कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन पहले हम निकालते हैं ई इंटरसेक्शन एफ, यानी कि दोनों में क्या कॉमन होगा, बताइए दोनों में क्या कॉमन होगा। ई और एफ में क्या कॉमन, T5 और T6 ही कॉमन होने वाले हैं। तो लिखिए यहाँ पे T5 और क्या भाई T6। ठीक है, और इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है आपको। देखिए यहाँ पे जो है ना, ये जो यहाँ पे जो सिंपल स्पेस जो एलिमेंट्स आए हुए हैं वो इक्वली लाइकली एलिमेंट्स नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट्स की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है, सबकी अलग अलग है। आप चेक कर सकते हैं हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/2 होती है। यहाँ पे कितनी होती है, 1/2 होती है। तो यहाँ पे कुल मिला के कितनी होगी, 1/4। यहाँ पे तो 1/4, लेकिन यहाँ पे बात किया जाएगा तो इसकी होगी 1/2, लेकिन इसकी कितनी हो जाएगी 1/6। तो यहाँ पे कितनी हो गई 1/12। इन दोनों के लिए 1/4, बाकी सारे के लिए कितना है 1/12 आने वाले हैं। तो यहाँ पे सारे की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है। तो आप नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी सोल्यूशन गलत हो जाएगा भाई। ठीक है, तो देखिए तो और मैंने ये सिखाया है बाय एक ज्योमेट्रिक अप्रोच से कि किसी भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, देखिए ये भी एक इवेंट है और इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो हम कैसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ लिखते हैं हम ऐसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ T5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ T6, ऐसे फाइंड करना मैंने सिखाया था भाई बाय एक ज्योमेट्रिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी से। ठीक है, देखिए टेल है ना, टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1/2 और 5 की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1/6, आपको पता है। प्लस 1/2 इंटू कितना 1/6, तो 1/12 1/12 कितना मिलेगा 2/12 आ जाएगा, मतलब 1/6 हो गया आपके पास। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ मैंने निकाल लिया। अब निकालना है आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालना है आपको। तो निकालते हैं भाई, यहीं पे निकाल लेता हूँ मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ यहाँ पे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालना है। तो देखिए ये भी एक इवेंट है और इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो आप ऐसे मत कर दीजिएगा कि 1 2 3 4 5 6 7 7 बाई कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 7/8, यानी कि अगर ऐसा कर रहे होंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ की 7/8 तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं है। तो आपको कैसे कर निकालने पड़ेंगे, आपको अप्रोच करना पड़ेगा बाय एक ज्योमेट्रिक अप्रोच से प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना पड़ेगा। और मैंने बताया है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी बाय एक ज्योमेट्रिक अप्रोच से हम कैसे फाइंड करते हैं। हम सारे एलिमेंट्स की प्रोबेबिलिटी को हम अलग अलग निकालते हैं और फिर जोड़ देते हैं। देखिए अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने जाऊँ, देखिए समझिएगा एच की कितनी होती है 1/2 होती है, और टी की कितनी होती है 1/2, तो यहाँ से कितने मिलेगा 1/4। और यहाँ T1 इसकी होगी 1/2, इसकी होगी 1/6, तो इसकी कितनी हो जाएगी भाई 1/12, इसकी होगी 1/2, इसकी होगी 1/6, तो कितनी होगी 1/12। तो 1/12 यहाँ 1/12 यहाँ 1/12 यहाँ 1/12 यहाँ 1/12 यहाँ 1/12 यहाँ, तो कितनी है 1/12, 1 2 3 4 5 6, तो 6 होंगे 1/12 और यहाँ पे 1/4, तो होगा आपके पास 1/4 प्लस 6 इंटू 1/12। तो ये होंगी इसकी प्रोबेबिलिटी। आई होप आप लोगों की इतनी बातें समझ में आई होगी। ठीक है, एक कैंसिल आउट कर सकते हैं इसको, तो 6 तो मिलेगा 1/4 प्लस कितना 1/2 आएगा। जब मैं इसको सोल्व करने जाऊँगा तो मिलेगा 3/4 आ जाएगा। तो ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 3/4। अब यहाँ रख देते हैं भाई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना है 1/6, तो यहाँ रखेंगे 1/6। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है भाई 3/4, तो यहाँ रखेंगे 3/4। ठीक है, कटेगा तो काटिए, क्या मिलेगा भाई 4/18, यानी कि 2/9, 2/9। दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ द गिवन सोल्यूशन, या गिवन आंसर बोल सकते हैं आप इसे। ठीक है, तो ये रहा कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज पे बेस्ड कुछ कॉन्सेप्ट और उस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे इसके एक्सरसाइज पे, क्वेश्चन को डील करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है या इस वीडियो से आपकी स्टडी में हेल्प होती है तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।